वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 11:30 बजे के इस 50 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलती है जिसमें मैं चर्चा करता हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, साथ ही साथ प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें बताना, ऐसी बातें जो आपके एग्जाम में आगे चल के आ सकती हैं, यानी संभावित प्रश्न, ऐसी बातें जो रेलेवेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल आते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू किया जाए। मंडे टू सैटरडे आपका ये 11:30 बजे होता है। इससे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो ढेर सारी क्लासेस पहले हो चुकी हैं। वो क्लासेस अगर आप जाके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ मेरे भाई, मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि आप पॉलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और इसी यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की बहुत सारी क्लासेज है मेरी। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो ढेर सारी मैराथन से पड़ी हुई हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासेज हैं 3-3 घंटे की, जिसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ यदि कंप्लीट प्री के लिए अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, प्री के लिए थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत सीरीज है, जिसमें पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट बातें जो लक्ष्मीकांत में है, एम लक्ष्मीकांत में है, प्री के लिए उपयोगी हैं, वो मैंने डिस्कस करी हैं। यानी लगभग 40-50 घंटे में प्री के लिए पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए 20 मिनट्स हो, 20 मिनट्स हो के 100 सेशन है। इसको आप देख लेंगे तो पूरी पॉलिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, सब एकदम से कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। और साथ ही साथ अभी जो प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है, इसको देख लेंगे तब तो इसमें तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरी हो जाएगी, सोने पे सुहागा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज अ स्टेटुअरी बॉडी, यानी यह एक क्या है, वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, पहला लिखा है। दूसरा लिखा हुआ है कि द काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, यानी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड सवाल है, अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित सवाल है, तो ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। स्टेटमेंट वाले सवालों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ध्यान से पूरा पढ़ा करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में जो है गलत करने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा पढ़ लें और थोड़ा लेट में जवाब दें। तो इंटर स्टेट काउंसिल, भारत देश में संघ और राज्य दोनों हैं, यूनियन और स्टेट दोनों का एग्जिस्टेंस आपको नजर आएगा भारत देश में। और यूनियन स्टेट दोनों का एग्जिस्टेंस नजर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में तनाव की भी संभावनाएं होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की भी संभावनाएं होती हैं। और अगर स्मूथली पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना है तो संघ और राज्य के बीच में, यानी यूनियन और स्टेट के बीच में क्या क्रिएट करना होगा, कोऑपरेशन क्रिएट करना होगा, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना होगा, है ना। तो केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय की भावना को स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन की भावना को स्थापित करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद पर बल देने के लिए आर्टिकल 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी मेरे भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी ये अस्थायी संवैधानिक निकाय होगा, क्योंकि परमानेंटली स्टेब्लिश नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर गठित किया जा सकता है। पहली बार जब इसका गठन हुआ तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार इसका गठन हुआ। काम क्या है इसका, तो मुख्य कार्य इसका यही है कि केंद्र और राज्य के मध्य कोऑपरेशन क्रिएट करना, केंद्र और राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ये इंटर स्टेट काउंसिल का काम है। इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद स्टेब्लिश कौन कर रहा है, गठन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, यानी स्टेब्लिशमेंट गठन कर रहे हैं कौन, प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति, ठीक है। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसके चेयरमैन यानी इनके अध्यक्ष होते हैं ताऊ, यानी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में। यूनियन टेरिटरी के जो सीएम होते हैं, यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, वो सम्मिलित होते हैं। यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा नहीं है, वहां के जो प्रशासक होते हैं, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड 6 मंत्री,
6 कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहाँ के गवर्नर इसमें शामिल होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में, यानी अंतर्राज्यीय परिषद में। क्लियर है? तो आते हैं सवाल पर। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि ये एक स्टेटवरी बॉडी, देखो वैधानिक निकाय किसे कहते हैं जानते हैं? वैधानिक निकाय या इसे सांविधिक भी बोला जाता है। स्टेटवरी बॉडी या वैधानिक निकाय भी बोला जाता है। इसका अर्थ है कि जो बाई लॉ बने, बाई लॉ बने यानी कानून के द्वारा बने, जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बाई लॉ बना है, ये सांविधिक या वैधानिक निकाय है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सांविधिक वैधानिक निकाय है। लेकिन जो संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश हो रहा है बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसे हम संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ये जो वैधानिक होता है ना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। ठीक है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब असंवैधानिक ना समझ जाना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधानेतर, गैर संवैधानिक, यानी संविधान में नहीं है। ठीक है? तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि परिषद की अध्यक्षता सेंट्रल होम मिनिस्टर करता है, ये भी गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें आपका ना तो एक सही है ना तो दो सही है, क्योंकि इसमें करेक्ट पूछ रहा है आपका। ठीक है? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका देखिए क्या है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेड्यूल एरिया की बात हो रही है 5वीं अनुसूची के संदर्भ में। प्रेसिडेंट किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि गवर्नर ऑफ स्टेट कैन डायरेक्ट दैट द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। राज्य का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है? शेड्यूल एरिया पर यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो पहली बात तो समझिए, अनुसूचित क्षेत्र यानी जनजातीय क्षेत्र। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची हमारे भारत देश में ट्राइबल एरिया के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें 5वीं अनुसूची में संविधान की जो 5th शेड्यूल है, ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया ऐसी एरिया जहां पर कौन निवास करता है? अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इनके कल्चर अलग हैं, कन्वेंशन अलग हैं, ट्रेडिशन अलग है। इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए इन्हें मुख्य धारा में लाना, नहीं पता चला नाराज हो गए तो अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, हंसिया उठा लेंगे, कहीं चला चला गला वाला न काट दें। हाँ, तो शेड्यूल एरिया भारत देश में 5वीं अनुसूची में जो है उसमें 10 राज्य हैं। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं और उन 10 राज्यों में कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किए गए हैं, पूरा राज्य नहीं, कुछ राज्य। अब सवाल उठता है कि किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की शक्ति किसके पास है? किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और 5वीं अनुसूची के जो ये 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों के जो शेड्यूल एरिया हैं, वहां स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्यों? एसटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो भी उनके कन्वेंशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप उनकी चीज़ों में ना हो और वो मुख्य धारा में भी आ सके, वहाँ डेवलपमेंट भी इंश्योर हो सके। तो राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। जी हाँ, सही है। 5वीं अनुसूची के साथ 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 6ठी अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लिखा है कि राज्य का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या संसद और राज्य विधानमंडल का कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। ठीक है? या उसे कम करके लागू किया जा सकता है। ये राज्य के राज्यपाल को ये राइट है कि राज्य का जो राज्यपाल है इस प्रकार का निर्देश दे सकता है कि भाई संसद या राज्य विधानमंडल का विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, या उसे कम करके लागू किया जाना है, या उसे उसके कुछ प्रोविजंस को लिमिटेशन के साथ लागू किया जाना है। ऐसा निर्देश राज्य का राज्यपाल दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपका क्या है? सही है। ठीक है? संशोधन के साथ या अपवाद के साथ लागू करना है, ये राज्य का राज्यपाल निर्देशित कर सकता है। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। क्लियर बात? हाँ, देखो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में
पांचवी अनुसूची के जो 10 राज्य हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या विशेष प्रोविजन किए गए हैं वो पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा डीप में नहीं पूछता है, फैक्चुअल डेटा में प्री में नहीं पूछता है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के लिए पढ़िएगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। लिखा हुआ है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खातों को ऑडिट करता है, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन जारी होने से पहले उस पर कंट्रोल करता है। सीएजी की बात हो रही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी जब विड्रॉ हो जाती है तो उससे पहले उस पर कंट्रोल करता है। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ये चारों स्टेटमेंट में कोई एक आंसर आपको चूज करना है। सीएजी हमारे भारत देश में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सीएजी आपके पैसे का प्रोटेक्टर है, पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है इसे। ये भारत देश में फाइनेंशियल कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार अगर कहीं 10 रुपया खर्च करती है, 10 रुपया खर्च करती है, तो ये ऑडिट करता है ना। ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उसे संसद के पटल पर रखता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले सीएजी ने पकड़े। सीएजी आपके पैसे का, पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर है। भारत सरकार ने अगर 10 रुपए खर्च किया तो 9 में काम चल सकता था, 8 में काम चल सकता था, ठीक है। 7 लगाए, 3 खा गए। ये सारी चीजें ऑडिट करता है कौन? सीएजी। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों, हाँ दोनों स्तर पर। केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को जाएगी, राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को जाएगी। यूनियन से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को जाएगी, स्टेट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को जाएगी। राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेगा, राज्यपाल रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पटल पर रखेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संचित निधि, देखो एक बात समझना, संचित निधि का क्या मतलब? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश में अनुच्छेद 266 के तहत एक संचित निधि स्टेब्लिश्ड है। भारत सरकार को जो भी फंड मिलता है, चाहे टैक्स से मिले, चाहे नॉन टैक्स से मिले, चाहे बोरोइंग से मिले, उधार से, गैर कर से या कर से, जो भी पैसा मिलता है वो संचित निधि में आता है। तो खर्च भी कहाँ से होगा? संचित निधि से होगा। तो संचित निधि से जो भी खर्च होता है सीएजी उसको ऑडिट करता है। लेकिन खर्च होने के बाद सीएजी का रोल है, पहले कोई रोल नहीं है भाई। ये सीएजी की लिमिटेशन है ना। मेंस में जैसा सीएजी की लिमिटेशन लिखने को आती है तो ये पॉइंट मेंशन किया जाता है, पहले कुछ नहीं कर पाता वो, खर्च होने के बाद ही कर पाएगा। धन जारी होने से पहले उस पर नियंत्रण नहीं है, बाद का नियंत्रण है यार एक तरीके का, ठीक है। तो पहला आपका सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी राज्य की विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला लिखा हुआ है कि द क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। सेकंड लिखा है इसके 1/3 सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड जैसे लोकल बॉडीज से इलेक्ट किए जाते हैं, यानी 1/3 मेंबर जो है वो लोकल बॉडीज से इलेक्ट होकर आते हैं, स्थानीय निकायों से इलेक्ट होकर आते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड सवाल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग आते हैं उससे रिलेटेड सवाल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पोस्टमार्टम करेंगे तो इस तरह से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल इन फ्यूचर बनता है तो उस सवाल का जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर, ठीक है। चलिए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ आते हैं। देखो राज्यों में भी बाई कैमरलिज्म हो सकता है। अब ध्यान से मुझे सुनिएगा, थोड़ा समय लेंगे 4-5 मिनट, लेकिन पूरा बताएंगे। राज्यों में अगर आप बात करें इन स्टेट्स, तो भारत देश में राज्यों में भी बाई कैमरलिज्म अनिवार्य नहीं है, बट बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, यानी 2 सदन हो सकता है, ठीक है। हर राज्य में तो नहीं, लेकिन भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर
लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है 6 राज्यों में। कौन से राज्य हैं? तो तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ विधान परिषद भी है। विधान परिषद राज्यों का उच्च सदन है। विधान परिषद अपर हाउस है, यानी राज्यों का उच्च सदन है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है? आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके निर्माण और समाप्ति की बात करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कैसे होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति कैसे होती है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है, दोनों की प्रक्रिया सेम होती है, यानी दोनों की प्रक्रिया समान होती है, समाप्ति की भी और निर्माण की भी। किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने की पहल राज्यों द्वारा की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करें कि बनानी है या नहीं। थोप दिया जाएगा तो राज्य के संसाधन खर्च होंगे ना भाई। राज्यों के पास जो संसाधन है, उन संसाधनों के हिसाब से राज्य इस बात को डिसाइड करे कि उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनानी है। तो इसकी पहल कौन करता है? इसकी पहल राज्य के द्वारा की जाती है, यानी राज्य इनिशिएट करते हैं। राज्य कैसे इनिशिएट करते हैं? राज्य अपने यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी अपने यहाँ की विधानसभा में राज्य क्या लेकर आएंगे? राज्य प्रस्ताव लेकर आएंगे। यानी राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव आएगा किस बात का? बनाना है तो बनाने का, बिगाड़ना है तो बिगाड़ने का। और प्रस्ताव को स्पेशल मेजोरिटी से, यानी विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। और विशेष बहुमत से पारित करके इसे कहाँ भेज दिया जाएगा? विशेष बहुमत से पास करके इसे पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट को, यानी संसद को भेज दिया जाएगा। राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने यहाँ स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके किसे भेजेगी? पार्लियामेंट को भेज देगी, यानी संसद को भेज देगी। और संसद सिंपल लॉ बनाकर, संसद सामान्य कानून बनाकर, यानी सिंपल लॉ बनाकर संसद लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। ठीक है। अब संसद सामान्य कानून बनाकर ऐसा कर रही है, यानी सामान्य बहुमत से संसद कर रही है। और ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। ये आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, यानी आर्टिकल 368 के तहत ये संशोधन नहीं होगा, बल्कि ये सामान्य कानून होता है, सिंपल लॉ होता है। ठीक है। तो आइए, सवाल क्या लिखा हुआ है कि क्रिएशन और एवोल्यूशन ये 368 के तहत संविधान संशोधन होता है? जी नहीं, 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, लोग कहां से आते हैं? तो देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होता है भाई, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, एक बार फिर से सुनिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/6 सदस्य, इस तरह से आते हैं। 1/3 विधायकों के द्वारा, एमएलएज के द्वारा इलेक्ट होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/3 लोकल बॉडीज के द्वारा, यानी कि पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा इलेक्ट होते हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स, यानी 3 साल पुराने जो स्नातक हैं उनके द्वारा इलेक्ट होंगे। 1/12 टीचर्स, प्राइमरी के ऊपर वाले जो टीचर हैं 3 साल पुराने, उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। और 1/6 जो हैं आपके, ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से जुड़े हुए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से जुड़े हुए। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग आते हैं, यानी विधान परिषद में लोग आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? इसके 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड जैसे निकायों से चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सही है, नहीं कौन सा करेक्ट है। तो केवल 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। अगला सवाल पढ़िए बहुत ध्यान से। लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी के संदर्भ में आपको बताना है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बताना है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी
वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। यूपीएससी के किसी सदस्य की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन यानी जो है अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहला लिखा है, यूपीएससी का एक सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होता है। यूपीएससी के मेंबर की बात हो रही है। यूपीएससी हमारे भारत देश में आर्टिकल 315 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझिएगा जरा, यूपीएससी मेरिट सिस्टम का प्रहरी है। लोकतंत्र में शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए कैसे लोग होने चाहिए? जो लोग योग्य हों ऐसे लोग होना चाहिए। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता अगर पहुंच जाएगा शासन में तो वो शासन की नीतियों को क्या लागू करेगा, है ना? तो ऐसे लोग होने चाहिए जो योग्य हों। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग होने चाहिए जो कुशल हों, जो योग्य हों। और ऐसे लोग को लेकर आना है जो योग्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भर्ती है वो भर्ती ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यानी जो भर्ती है वो कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और भारत देश में आर्टिकल 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी 315 के तहत यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 315 से लेकर 323 तक प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, किससे किससे मिलकर बनता है यूपीएससी? तो यूपीएससी भाई एक चेयरमैन होते हैं, इनमें एक अध्यक्ष होते हैं, प्लस मेंबर होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य की कितनी स्ट्रेंथ होगी ये संविधान में नहीं दिया है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि 9 से 11 तक होती है, लेकिन कितनी होगी ये नहीं दिया गया है। अध्यक्ष और चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है यानी इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, ये अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। हटाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जाता है ना? बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कदाचार के आधार पर हटाना होता है, मिसबिहेवियर के आधार पर हटाना होता है, तो ये जांच जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। कदाचार के अलावा जैसे पागल हैं, दिवालिया हैं, अक्षम हैं, इन आधार पर हटाना है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। कार्यकाल 6 साल का होता है, मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है। इन दोनों में से जो पहले आए यानी विच एवर कम्स अर्लियर। यूपीएससी मेरिट सिस्टम का एक प्रहरी है। बिना दबाव के निष्पक्ष होकर इसे योग्य लोगों को लेकर आना है, इसीलिए इसे स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया है कि किसी का कोई प्रेशर इसके ऊपर ना पड़ सके। यही कारण है कि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो उनके सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मेंटेन करने के लिए ये किया गया है कि नियुक्ति के बाद कोई भी अहितकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया। यूपीएससी के अध्यक्ष और चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद पहली चीज तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार में कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या यूपीएससी का सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी का कोई मेंबर है तो यूपीएससी का वो चेयरमैन बन सकता है, और यूपीएससी का कोई मेंबर है तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है। बाकी अन्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए पात्र वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर बात? चलो अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका लिखा हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट प्राइम मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। संविधान की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री को हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये आवश्यकता है कि हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, पहला। दूसरा लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। यदि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, वह रिजाइन कर देता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या हो जाती है? मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, स्वतः ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, यानी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, तो एक बात यहां पर समझिएगा मेरे भाई कि प्रधानमंत्री भारत देश में, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई अन्य मंत्री हो, चाहे वो सबसे बड़का मंत्री ताऊ हो यानी प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ध्यान रखना है इस बात का। कोई भी हो, मंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्री लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं है अगर तो 6 महीने में मेंबरशिप लेनी होती है। 6 महीने में सदस्यता लेनी होती है। विद इन 6 मंथ अगर आप मेंबरशिप ना ले पाए,
6 महीने के अंदर अगर सदस्यता नहीं ले पाए तो मंत्री पद गए हो। ये लोकसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, प्रश्न का जवाब दे सकता है, दोनों जगह बैठ सकते हैं। लेकिन इन्हें वोटिंग राइट वहीं होगा जहां के ये मेंबर हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कहीं का भी सदस्य आप हों, लोकसभा राज्यसभा कहीं का, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं, मनमोहन साहब राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। लेकिन अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में ही वोट कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में ही वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों हाउस में वोटिंग राइट मिलेगा। वोटिंग राइट दोनों हाउस में नहीं मिलता है। तो संविधान की आवश्यकता है प्रधानमंत्री को हमेशा लोकसभा यानी लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए, ये गलत है। नहीं, हमेशा लोअर हाउस का मेंबर नहीं, अपर हाउस का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। ऐसा आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में जो लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर ही वहां प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड वाला नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व, हाँ लोकसभा नहीं भंग होने की बात हो रही है, मंत्रिपरिषद भंग होने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तुरंत एक अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना कि लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, मौलिक अधिकारों की तरह मौलिक कर्तव्य को भी रिट के माध्यम से अदालतों द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी बाय रिट सीधे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, सीधे लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए एक बात समझिए, इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अधिकार हमारे भारत देश में जितने भर भर के मिले हैं ना, उतना विश्व के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। आप देखेंगे कि आपको गारंटीड राइट्स मिले हैं, जिन्हें आप फंडामेंटल राइट कहते हैं, पार्ट 3 में। उल्लंघन के मामले में टिंग 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 करके आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नॉन गारंटीड राइट्स मिले हुए हैं कहाँ, जिन्हें आप डीपीएसपी कहते हैं संविधान के पार्ट 4 में। ये इनके लिए आप कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए जरूरी हैं। राज्य इन्हें अपनी नीतियों में या कानून बनाते समय शामिल करेगा। तो भर भर के अधिकार मिले हैं अगर आपको, तो जिन्होंने अधिकार दिया है उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। अगर आपके पिताजी, अगर आप अपने पिताजी से मोटरसाइकिल की डिमांड करते हैं क्योंकि आप उसके उनके पुत्र हैं, आप चाहते हैं कि आपको मोटरसाइकिल दिलाएं, आपका अधिकार है, आप क्लेम कर रहे हैं। अधिकार का मतलब क्या होता है, जब आप क्लेम करते हैं तो उसी को अधिकार कहते हैं। अब उन्होंने आपको मोटरसाइकिल दिला दी, आपको अधिकार मिल गया। अब उन्होंने कहा ऐसा रास्ते में आते समय धनिया ले आना बाजार से, तो आप कह रहे नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, धनिया वनिया नहीं हो पाएगा हमसे। तो ये गलत है ना। अगर आप अधिकार के लिए क्लेम कर रहे हैं अपने फैमिली से, सोसाइटी से, स्टेट से, तो उसके प्रति आपकी ड्यूटीज भी होनी चाहिए। क्योंकि बिना कर्तव्य के अधिकार मनमानी पैदा करते हैं मेरे भाइयों। बिना ड्यूटी के जो राइट्स हैं, बिना कर्तव्य के अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। कर्तव्य विहीन अधिकार मनमानी पूर्ण होते हैं। इसीलिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर्तव्यों को जगह नहीं दी गई, क्योंकि भाई लोकतंत्र में ये अंडरस्टूड होता है कि लोग अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी फॉलो करेंगे। डेमोक्रेसी में अंडरस्टूड होता है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में क्या था कि लेवल ऑफ अवेयरनेस लो था, जागरूकता की कमी थी। तो लोग अधिकारों के लिए तो खूब क्लेम करते थे, लेकिन कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं थे। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों के अंदर मोरालिटी लाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। ठीक है, 42nd के द्वारा आप देखेंगे 10 ड्यूटीज वर एडेड, यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया गया। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51A में नजर आएंगे आपको, पार्ट 4A में नजर आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सिटीजन्स की ड्यूटी है, हालांकि बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, नॉट इन्फोर्सिएबल है, बट आपके लिए जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। ठीक है।
तो मौलिक कर्तव्य इसीलिए जोड़े गए क्योंकि लोगों के अंदर मोरालिटी, लोगों के अंदर नैतिकता और जागरूकता हो। तो ये पहला तो सही लिखा हुआ है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 51 है। कहां से प्रेरित होकर आया? रूस से प्रेरित होकर आया। ठीक है। मौलिक अधिकारों की तरह, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप डायरेक्ट टिंग 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 करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, वैसे मौलिक कर्तव्यों के लिए भी जा सकते हैं क्या? नहीं। मौलिक कर्तव्यों को इस तरह से लागू नहीं कराया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य नॉट इन्फोर्सिएबल है। इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरे भाई? इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी इन्हें लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकंड लिखा है किसी भी मामले की जांच करते समय उसके पास एक क्रिमिनल कोर्ट की पावर होती है, यानी क्रिमिनल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय की शक्ति होती है किसी भी मामले की जांच के लिए। तो देखिए, यदि आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो अनुसूचित जातियों के हितों को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो भी पर्टिकुलर एससी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो कितने रेलिवेंट हैं इस बात की रिपोर्ट दी जा सके, उसे और रेलिवेंट कैसे बनाया जा सके इस बात की रिपोर्ट दी जा सके, इसमें एससी कमीशन का रोल है। अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई शिकायत है तो शिकायतों की जांच करता है, जांच करके सरकार को परामर्श देता है, रिकमेंड करता है। परामर्शदात्री अथॉरिटी है, जरूरी नहीं है कि सरकार इनकी सरकार इनकी एडवाइस को मान ही ले। तो एससी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, शिकायत पर जांच करना, सरकार को रिपोर्ट देना, कैसे इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है इसको लेकर सरकार को सलाह देना, अधिकार कैसे मिल सकें इनको लेकर सरकार को सलाह देना, ये अनुसूचित जाति आयोग का काम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर एससीज, पहले क्या था कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ये दोनों अलग अलग नहीं थे, दोनों पहले एक थे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग हुआ करता था, ठीक, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 338 के तहत ये संवैधानिक निकाय है और 338 ए के तहत एसटी कमीशन है और 338 बी के तहत बैकवर्ड क्लास कमीशन है, वो भी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, काम मैंने आपको बताया ही, कौन कौन होता है। एक अध्यक्ष होते हैं, यानी एक इसमें चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष मीन्स एक डिप्टी चेयरमैन होंगे, और 3 सदस्य होते हैं। नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति ही क्या करता है? नियुक्ति करता है। सवाल है आपका कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सही लिखा है। किसी भी मामले की जांच करते समय उसके पास नहीं क्रिमिनल कोर्ट की पावर थोड़ी है, क्रिमिनल कोर्ट की पावर तब तो गजबे हो जाएगा, तब तो पनिश कर पाएगा। सिविल कोर्ट की पावर है, सिविल न्यायालय की शक्ति है, समन कर सकते हैं, दस्तावेज मंगा सकते हैं, तो सिविल अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर कार्य करते हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, हाफ जुडिशियल बॉडी है, सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट की पावर होती है, आपराधिक न्यायालय की शक्तियां होती है, तो जी नहीं, आपराधिक न्यायालय की शक्तियां नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक बात यहां और समझिएगा आपका कि जैसे 338 के तहत आप देख रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 सदस्यों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, काम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया एससी से रिलेटेड, वैसे ही 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, एसटी से संबंधित शिकायतों को सुनना, सरकार को एडवाइस देना, सॉल्व करने के लिए, अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, अधिकार एग्जीक्यूट हो इसके लिए सिफारिश करना, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सिफारिश करना। ठीक है, 338 बी के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है,
ये 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक निकाय बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इन दोनों को अलग किया गया 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। पहले 338 में दोनों था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। फैक्चुअल डेटा में ये चीज़ें कभी कभी आपके यहाँ पूछ ली जाती हैं, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए। तो देखो, ये जो मैं सवाल आपके लिए कराता हूँ, आई होप आप सवाल को एंजॉय करते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें सिखा पा रहा हूँ, या मुझसे आप थोड़ा बहुत चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी किया करिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे बड़ा कंपटीशन बढ़ता है, सर हम शेयर नहीं करें। अरे भाई, हमको ऊर्जा मिलती है, हमको भी तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिलने की ज़रूरत है। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं, लोगों के मध्य शेयर करते हैं, ज़्यादा लोगों के पास जाता है, क्राउड ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। अब लोगों को लग रहा होगा सर आपको भी इससे ऊर्जा मिलती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे भाई, है ना। सबके साथ ऐसा होता है। मैं कह दूं कि नहीं मुझे बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलती है, चाहे एक आदमी देखे चाहे 10 आदमी देखे, ये मन ही मन सबके चलता रहता है, लेकिन कहते नहीं है। तो वो भी एक तरीके का अपने खुद के साथ किया हुआ इनजस्टिस है। तो जो चीज़ें फील कर रहे हैं आप, उन चीज़ों को बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। कंप्लीट तैयारी, जैसे इस समय हमारे यहाँ क्या है कि एक सेल चल रही है, समर सेल चल रही है। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट का लाभ आप उठा सकते हैं इस सेल में। डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा। हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है, मेरा भी है। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए कहाँ आप कॉल कर सकते हैं, 9289996923 पर कॉल करिए। और मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी। मेरा नाम बताइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप तैयारी करें, पूरी काउंसलिंग मिलेगी, सलाह मिलेगी। साथ ही साथ आप किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो बताया जाएगा। या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए, यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए जो सबसे पॉपुलर हमारे यहाँ बैच है वो है आरंभ। आरंभ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आरंभ प्रोग्राम में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको पढ़ाई मिलेगी, यानी बाइलिंगुअल मोड में आपको पढ़ाई पढ़ाई मिलेगी। किसमें, आरंभ प्रोग्राम में। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो कुछ भी तैयारी के लिए चाहिए सब मिलता है। कुछ चीज़ें जो टेस्ट सीरीज होती हैं या जो टीचर रिकमेंड करता है वो अलग से आपको लेना है, बाकी कुछ भी अलग से नहीं करना होता, सब कुछ आपको आरंभ में इंक्लूड होके मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए, जो पीसीएस का सिलेबस, तो 1100 प्लस घंटे लाइव पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, लाइव फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है। 4 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है, सही दिशा के लिए मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ किताबें भी आपके घर पहुंच जाती हैं, किताबें आपके घर जाती हैं। 5 रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलते हैं, 5 रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलते हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक प्री के लिए कि प्री से पहले आप रिवीजन कर सकें, एक एमसीक्यू के लिए कि प्री से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, और समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी, मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग। ठीक है, तो एमसीक्यू, एनसीईआरटी, प्री, मेंस और एक फाउंडेशन, ऐसा ही जैसा आप लाइव पढ़ रहे हैं। तो 5 रिकॉर्डेड कोर्स भी इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री पास करते हैं, प्री पास करते हैं तो जो भी आपकी फीस ली जाती है मेरे भाइयों, तो वो पूरी की पूरी फी आपकी क्या हो जाती है, फी आपकी वापस हो जाती है पूरी की पूरी, यदि आप प्री पास करते हैं तो। क्लियर है। कैसे जानकारी ले सकते हैं आप बैचेज के बारे में, कैसे जानकारी ले सकते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 9289996923। 9289996923 पर अगर आप कॉल करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप स्टडी आईक्यू पर चले जाइए। कहाँ चले जाइए आप जाइए स्टेप, खुद से एक्सप्लोर यदि आपको करना है तो आप जाइए गूगल पे लिखिए स्टडी आईक्यू, और यहाँ जाइए, आप लिखिए www.studiiq.com पर जाइए। यहाँ आप जाएंगे जब, तो पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में जाइए। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में
स्टेट पीसीएस में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद आप आरएम पे क्लिक कर दीजिए। आरएम पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको नजर आता है, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम क्या है, तो जो मैंने अभी आपको फीचर बताए थे वो प्लेटिनम के हैं। गोल्ड में आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ने को मिलता है, सिर्फ पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है, 1100 प्लस घंटे का। करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन प्लेटिनम में वो सब कुछ मिलता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था। पूरा सारगर्भित अप्रोच के लिए आप प्लेटिनम के साथ जाएं। बाय नाउ पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड लगाइए VL Live और एनरोल करिए और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ाइए। आरंभ जून बैच इस समय चल रहा है। इस समय जो बैच इस समय ऑनगोइंग है आपका, वो है आपका आरंभ जून, ठीक है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। क्लियर बात? तो मेरे भाइयों, आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और बैचेज में एनरोल करके भी आप अपनी देखो, यूट्यूब पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप सोचें कि यूट्यूब पर आपको मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलता। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप खुद किताबों से पढ़िए। जो सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा बुक से, पूरा का पूरा आप किताबों से पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है, आपको लगता है कोचिंग का रोल क्या है, कोचिंग चीज़ों को सरल करती है आपके लिए। आप खुद से भी सीख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ चीज़ों को ईजिली जल्दी सीखते हैं। बस यही रोल है मास्टर का, ट्यूटर का, कोचिंग का, गाइड का, यही रोल होता है। बाकी हम थोड़ी ना सिलेक्शन दिलाएंगे, आपकी मेहनत सिलेक्शन दिलाएगी। हमारे साथ आप चीज़ों को और आसानी से और जल्दी आप सीख सकते हैं, यही एक कोचिंग का रोल होता है। तो अगर आप कोचिंग्स में इनरोल करते हैं तो सरलता से आप सही समय में आप तैयारी कर ले जाते हैं। अब मैं पॉलिटी का अध्यापक हूँ, क्या हर बैच में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बैच, जैसे जून में जो 9 जून को बैच शुरू हुआ है, इवनिंग आरंभ, उसमें मैंने पॉलिटी पढ़ाई। बाकी सब में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ये अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ उपलब्ध रहते हैं वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार। ये सेशन आपको रिकॉर्डेड लग रहा है? जी हाँ, ये सेशन रिकॉर्डेड है, अभी कुछ दिन से ये रिकॉर्डेड मोड में ही चल रहा है। थैंक यू टू ऑल।